नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गुदियाल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था, आज हम लोग पार्ट सेकंड के रूप में उससे आगे कंटिन्यू जो है बात करने वाले हैं। देखो, लास्ट टाइम जो लास्ट क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया था उसमें राज्यपाल के वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी दी थी कि राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता आता है वो किस कोष के भीतर आता है, मतलब किस फंड में आता है। ऑप्शंस में भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50% के रेशियो में, और राज्य की आकस्मिक निधि से। तो इसका जो राइट आंसर था वो था राज्य की संचित निधि। तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है ऑप्शंस जान लिए थे। आज हम लोग यहीं से आगे बात करते हैं 51 से लेकर 100 के क्वेश्चंस के बीच में, और आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 51वां, उसमें बात करेंगे राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को जो है राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसकी मिनिमम कितनी जो है आयु होनी चाहिए। देखो, जब राज्यपाल के क्वालिफिकेशंस की तरफ जाएंगे तो उसमें सबसे पहला जो है, देखो पहली बात कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, अर्थात कि राज्यपाल जो होते हैं इनके पद पर चुनाव नहीं होता है। ना ही हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे ना अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे, बल्कि इनकी होती है अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति। और इनकी नियुक्ति की जो आयु है उसमें जो है हम लोग जान सकते हैं कि 35 वर्ष की आयु में जो है राज्यपाल को किसी राज्य में जो है एज अ राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति को। और दूसरी विशेषता क्या है कि वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत के नागरिक होने के साथ साथ न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं। क्षेत्रीय परिषदें दैट इज जोनल काउंसिल्स। जब भी हम लोग जोनल काउंसिल्स की बात करेंगे, ऑप्शंस देख लेते हैं। विधि निर्माणकारी इकाइयां, परामर्शदात्री इकाइयां, प्रशासनिक इकाइयां या फिर उपरोक्त सभी। देखो, आप सब इस बात को जानते हैं कि जो जोनल काउंसिल है ये कोई लॉ मेकिंग यूनिट तो है नहीं, तो विधि निर्माणकारी हो नहीं सकता है। इट इज नॉट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य नहीं करती है। इट मीन्स की ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता उपरोक्त सभी। तो ये जो है परामर्शदात्री इकाई के रूप में कार्य करती है जोनल काउंसिल्स। अब अगर इसके बेसिक्स की तरफ चलें तो जोनल काउंसिल्स की जो शुरुआत हुई थी भारत में, ये हुई थी अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये एक्ट है 1956 का, जिसके तहत भारत में कुल मिलाकर प्रारंभ में 5 जोनल काउंसिल्स यानी कि 5 जो क्षेत्रीय परिषदें थी इनका गठन किया गया। इसको याद हम लोग जो है बेसिक तरीके से कर सकते हैं। देखो, जब भी हमसे जोनल काउंसिल्स की बात करें तो हम बाई डायरेक्शन इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहली जो क्षेत्रीय परिषदें, डायरेक्शन देख लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसी तरीके से हम लोग जानेंगे। यानी सबसे पहला आता है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल यानी कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, नॉर्थ जोनल काउंसिल। और ये जो नॉर्थ जोनल काउंसिल है इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है सिचुएटेड दैट इज इन न्यू दिल्ली। दूसरा साइड की बात करें तो ये है साउथ यानी कि सदर्न जोनल काउंसिल की हम लोग बात कर सकते हैं, यानी कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, और इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है दैट इज इन चेन्नई में। तीसरा ये ईस्टर्न साइड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईस्टर्न जोनल काउंसिल आ जाएगी। और ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो है इसका जो हेडक्वार्टर है ईस्ट यानी कि पूर्वी दिशा में, यह है कोलकाता, दैट इज इन कोलकाता और कलकत्ता। फिर अगर हम लोग वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें, वेस्ट साइड में आ जाइए, दैट इज वेस्टर्न जोनल काउंसिल। तो वेस्टर्न जोनल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर दैट इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। ये तो हो गई 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। टोटल बनी क्या बताया था 1956 में 5 बनी थी, तो पांचों क्या आ जाएगी, दैट इज जो सेंटर पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग याद रखेंगे सेंट्रल जोनल काउंसिल के रूप में। और उत्तराखंड जो है वह सेंट्रल जोनल काउंसिल का ही हिस्सा आता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज सिचुएटेड इन इलाहाबाद। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग देखें तो यूपी और इलाहाबाद जो है ये सेंट्रल जोनल काउंसिल का हिस्सा है, न बल्कि नॉर्थ जोनल काउंसिल का, और इलाहाबाद जो है इसमें इसका हेडक्वार्टर है। ये तो हो गई कुल मिलाकर 5 जोनल काउंसिल जो 1956 में बनी थी। बाद में वर्ष 1971 में 1971 में एक और काउंसिल जुड़ी थी जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और इसका जो हेडक्वार्टर सिचुएटेड है दैट इज इन शिलोंग। शिलोंग जो है मेघालय का कैपिटल, तो यहाँ पर क्या है, इसकी कैपिटल है। तो कुल मिलाकर देखें तो जोनल काउंसिल की स्थापना 1956 में, और बाद में कालांतर में 6वीं जोनल काउंसिल के रूप में जो है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल की स्थापना 1971 जो है इस समय की गई थी। और इसका काम क्या है, परामर्शदात्री निकाय के रूप में काम करती है। जोनल काउंसिल्स के अध्यक्ष की यदि बात करें तो जो यूनियन होम मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसके उपाध्यक्ष के रूप में जो सीएम होता है किसी एक
स्टेट का वो हर साल, मतलब देखो रोटेशनल बेस पर आता है कि आज किसी एक का सीएम जो है, किसी एक स्टेट का सीएम वो इसका अध्यक्ष है, तो अगली बार में जो है रिप्लेस हो जाएगा और दूसरे स्टेट का उसमें सीएम आ जाएगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। उसके बाद अगर मेंबर्स की बात की जाए तो प्रत्येक राज्य से सीएम और उसके साथ 2 अन्य मंत्री या 2 अन्य सदस्य जो होते हैं जनरल काउंसिल के सदस्य होंगे। जो 2 अन्य सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति उस राज्य के गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो इतनी बेसिक चीजें आप लोग जनरल काउंसिल्स के बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 53 में, अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अंतरराज्य परिषद, इंटरस्टेट अगर काउंसिल्स की बात करें तो इसके लिए आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, इसी में एक और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल छिपा हुआ है वो है अनुच्छेद 280, जो कि बात करता है फाइनेंस कमीशन की, यानी कि जो वित्त आयोग है, फाइनेंस जो कमीशन है, इस फाइनेंस कमीशन के बारे में जानकारी देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280। प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन की स्थापना की जाती है और वर्तमान में 15वां फाइनेंस कमीशन जो है कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह जी है और 2017 में 15वें फाइनेंस कमीशन की स्थापना हुई थी। 2017 में भले इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो कार्यकाल है, जो स्थापना की बात का जो वर्ष है जहां से कार्यकाल स्टार्ट होता है, वो 2021 जो है 2021 से लेकर 2025-26 तक ही चलेगा। तो 5 साल का, यानी कि 20 से जो है 25, या जो फाइनेंशियल ईयर में 21 से लेकर चले तो 20-21 से लेकर जो है 25-26 का इसका क्या है कार्यकाल शामिल होता है। दैट इज क्षेत्रीय परिषदों के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 और उसी ऑप्शन में 280 में फाइनेंस कमीशन की स्थापना की बात भी की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि योजना आयोग प्लानिंग कमीशन किस वर्ष बना था? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 1950। 15 मार्च 1950 को नेशनल जो प्लानिंग कमीशन है इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी जो है स्थापना हुई थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि कालांतर में इसको क्या कर दिया गया था, 2014 में जब जो है नई सरकार आई थी, बीजेपी की, पीएम मोदी की सरकार आई थी, तो इनके द्वारा इसको 13 अगस्त 2014 को डिसॉल्व कर दिया गया था। 13 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया और उसके कुछ ही समय बाद 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने आ गया था नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन के जो है स्थान पर नीति आयोग, जिसका जो है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर भूमिका निभाई गई थी, यानी कि प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग, ठीक है, इन 2015 में। लेकिन अगर पूछ रहे हैं कि डिसॉल्व किस समय हुआ था, तो 13 अगस्त 2014 को जो है ये डिसॉल्व हो गया था। इसी क्वेश्चन के साथ अगर हम लोग जोड़ें, जो योजना आयोग है इसके अध्यक्ष कौन होते थे, तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो है ददिन प्रधानमंत्री होता था। और याद रखना कि ददिन प्रधानमंत्री ही आज के टाइम में जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो के रूप में जो है काम करते हैं, यानी कि पदेन सभापति कह लीजिए, पदेन जो है अध्यक्ष कह लीजिए, उसके रूप में क्या करते हैं, कार्यरत होते हैं प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं कि अलग से नीति आयोग के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा, नहीं, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होगा वो व्यक्ति डायरेक्टली क्या बन जाएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। तो ये नीति आयोग के बारे में आप एक और जानकारी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रायोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग में कब तक की अनुमति प्रदान की गई है? हिंदी जो कि देश की राष्ट्रभाषा है, कहाँ लिखा है, एक बार इसके लिए आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है, हिंदी रिटन इन देवनागरी टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। हिंदी जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है संघ की आधिकारिक भाषा होगी। ये अनुच्छेद 343 के भीतर लिखी हुई बात है। लेकिन वहां पर हमने कहा है कि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को भी जारी रखा जा सकता है, लेकिन कब तक के लिए? अगर हम ओरिजिनल की तरफ चलें तो यहां पर यह लिखा गया था कि संविधान बनने के 15 वर्ष तक, 15 वर्षों तक का मतलब क्या था कि ये जो है 1965 तक अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जो है अनुमति प्रदान थी। लेकिन इसी बीच जो है 1963 में, वर्ष 1963 में जो राजभाषा अधिनियम आया था, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आया था, उसने ये कहा कि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को 1965 के बाद भी जो है जारी रखा जा सकता है, उसके बाद भी कंटिन्यू रखा जा सकता है। लेकिन किस समय तक के लिए, कितने समय के लिए, कोई जो है उसमें मेंशन नहीं है। विच मींस कि अगर ऑप्शंस के साथ हम लोग चलें तो इसका जो राइट आंसर है वह है अनिश्चित काल के लिए, फॉर द इनडेफिनिट पीरियड। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी कि अनिश्चित काल के लिए इसके जो है प्रायोजन की बात की गई है, तो वो जो है सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखो, सबसे पहले अगर हम लोगों से बात की जाए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो वर्तमान समय की बात करें तो कुल मिलाकर जो है 22 लैंग्वेजेस इसमें शामिल है। प्रारंभ में आप जानते हैं कि 1950 में जिस समय भारत का संविधान बना था उस समय इसमें कुल मिलाकर जो है 14 भाषाएं जो है मौजूद थी, और बाद में जो है इसमें क्या कर दिया गया, अन्य भाषाओं को जोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो उर्दू, नेपाली, कोंकणी, इनको ऑलरेडी जो है संविधान के भीतर रखा हुआ है, लेकिन जो भोजपुरी भाषा है इसको संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया गया। जैसा मैंने आपको बताया, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल की तरफ चले तो 1950 में कुल मिलाकर भारत में 14 जो है क्या थे, आधिकारिक भाषाएं शामिल थी, अनुसूची में शामिल थे 8वीं में। इसमें 15वीं भाषा के लिए जो है यहाँ पर जो है 1967 में 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, और 15वीं भाषा को जो जोड़ा गया था उसमें आती है सिंधी। उसके बाद जो है 1992 में जिस समय 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक के नाम से याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इनको संविधान में 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। पुनः एक बार वर्ष 2003 में जिस समय 92वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली दैट इज बदमाश, इनको जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर 14 भाषाएं ये थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो वर्तमान में यदि बात करें तो संविधान के भीतर कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आप लोगों ने इसको जो है याद रखना है। जिसमें मैंने कहा कि सिंधी भाषा को पहली बार 1967 में जो है जोड़ा गया था, जिस समय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। यहाँ पर आप लोग 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को याद रख सकोगे, और यहाँ पर आप लोग को याद रखना पड़ेगा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इनके द्वारा जो है कुल मिलाकर हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि डोगरी जो भाषा है ये मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? देखो, अगर हम लोग प्रमुखता से डोगरी के बारे में बात करें तो डोगरी जो है वो बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। डोगरी भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को समावेश करता है? मैंने आंसर आपको पहले ही दे दिया कि बदमाश जो है, इस बदमाश को जोड़ा गया था कब? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी जो है मिल चुका है। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग आगे बढ़े तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? जैसे मैंने कहा कि 22 भाषाएं जो हैं, इन भाषाओं को हम लोग आधिकारिक भाषा का दर्जा देते हैं, इनको हम लोग जो है क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में जान सकते हैं। तो कुल मिलाकर 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं, रियल या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14, और बाद में जो है अन्य भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि देश में पहली बार जो है नेशनल इमरजेंसी दैट इज राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? देखो, यहां पर पहले हम लोग 2-3 चीजें समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय, और जो है इसका प्रोक्लेमेशन जो करते हैं वो कौन करते हैं? दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी उद्घोषणा की जाती है। उद्घोषणा के आधारों की यदि बात करें कि किस आधार पर जो है उद्घोषणा की जाती है, तो इसके 3 ही आधार हैं। पहला है वॉर दैट इज युद्ध, दूसरा है एक्सटर्नल अग्रेशन दैट इज बाह्य आक्रमण, और तीसरा आता है इसमें दैट इज इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गड़बड़ी। लेकिन ये शब्द जो है 1978 से पहले यूज होता था, 1978 से पहले यूज होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 आता है और वो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को रिप्लेस करता है विद द आर्म्ड रिबेलियन दैट इज सशस्त्र विद्रोह। यानी कि वर्तमान में अगर हम लोग कहें कि देश के भीतर नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह 1978 के बाद। उससे पहले अगर हम लोग चले तो उससे पहले शब्द का प्रयोग होता था उसमें दैट इज इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक जो है कुछ गड़बड़ी चल रही है, इंटरनल जो है डिस्टर्बेंस के आधार पर इसको जो है रखा जाता था। अब हम लोग आते हैं वापस, जब भी राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा की जाती है तो उसके लिए पहला ये शर्त मान लीजिए, कंडीशन मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिखित अनुशंसा होनी चाहिए। लिखित सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ऐसा कार्य करेंगे, और राष्ट्रपति की उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के द्वारा विशेष बहुमत से दैट इज द स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब 2/3 की जो मेजॉरिटी होती है, इसके द्वारा 1 महीने के भीतर संसद का रेटिफिकेशन अर्थात अनुमोदन होना जरूरी होता है।
जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे तो आपातकाल की अवधि, उसका समय जो है 6 मंथ्स का होता है, 6 महीने का होता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको जो है पुनः 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा देखते देखते अगर हमसे ये पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है, मतलब जैसे एक बारी में तो 6 महीने का है, लेकिन क्या उसको 6 महीना और बढ़ाकर 1 साल पे रोक दिया जाए? नहीं। तो अगर हम लोग नेशनल इमरजेंसी के मैक्सिमम टाइम को देखेंगे तो अनिश्चितकालीन होता है, इंडेफिनिट पीरियड होता है, विच इज नॉट प्रैक्टिकल, बट फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि अनिश्चित काल होता है। उसको 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब हर 6-6 महीने में उसको जो है बढ़ाया जा सकता है। सवाल आता है कि अगर जो है नेशनल इमरजेंसी को वापस लेना होगा तो उसके क्या क्राइटेरिया, तो राष्ट्रपति के द्वारा दूसरी उद्घोषणा के माध्यम से उसको वापस लिया जा सकता है, जिसमें संसद के लिखित अनुमोदन की कोई जरूरत नहीं होती है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिखित जो है सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। अब आता है सवाल कि देश में अभी तक कुल कितनी बार नेशनल इमरजेंसीज लग चुके हैं, तो 3 बार की नेशनल इमरजेंसीज लग चुकी हैं। पहली जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो थी 26 अक्टूबर 1962। यहां पर पहली बार जो है नेशनल इमरजेंसी की शुरुआत हुई थी ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर। सेकंड जो लगा था हमारे पास में वो था 1971 में ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर, और तीसरा जो इमरजेंसी था वो था 1975 का, जिस समय उसमें आंतरिक गड़बड़ी शब्द का इस्तेमाल करते हुए इमरजेंसी के अनाउंसमेंट की गई थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब आंतरिक गड़बड़ी शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, तो कुल मिलाकर 3 हमारे पास में इमरजेंसीज लग चुकी है, जिसमें अगर डेट वाइज देखें हम लोग तो यहाँ पर राइट डेट हो जाता है 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार जो है ये जो लगा था वो नेफा में लगा था। नेफा का मतलब क्या है यहाँ पर, दैट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्टर्न जो फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश का जो भाग है वहां पर पहली बार क्या लगा था 1962 में इंडो चाइना वॉर के समय इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। आई होप कि यहां तक का जो है सवाल क्लियर है। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? योर ऑप्शंस आर युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, या इनमें से, नहीं ये ऑप्शन गलत हो गया, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज आएगा सभी, क्योंकि आप वॉर के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो, एक्सटर्नल अग्रेशन के आधार पर आप जो है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हो, और सशस्त्र विद्रोह दैट इज द आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर आप जो है इसको नेशनल इमरजेंसी को जो है लागू कर सकते हैं। इसके लिए जो है तीनों कंडीशन है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसका जो राइट आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, यहां तक के सवाल में आई होप गाइस कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इन केस अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग जो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ये थोड़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आ चुका है बीच में, चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्रक, पहले इसको समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी कि कृषि क्षेत्र, कृषि या संबद्ध जो क्षेत्र होता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, वो आता है प्राथमिक सेक्टर में। द्वितीय क्षेत्रक में हम लोग कहते हैं इसको, वी कैन से दैट कि ये क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी कि विनिर्माण का क्षेत्र है। तो इसको हम लोग जो है विनिर्माण क्षेत्र कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है। थर्ड आता है हमारे पास में टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर का मतलब ये समझ लीजिए, तृतीय क्षेत्र का, कि यह है सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र है। अब अगर हमसे पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में नेशनल इनकम में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो इसका राइट आंसर आएगा दैट इज द सर्विस सेक्टर, यानी कि तृतीय क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया था? अच्छा, सबसे अधिक अवधि की बात करें, अच्छा राष्ट्रपति शासन जो है ना, यानी कि अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाता है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है वहां के राज्यपाल की सिफारिश के बाद। और ऐसा जो है मैक्सिमम, देखो अगेन कह रहा हूं कि जब भी कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो अनिश्चितकालीन होता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के भीतर जो इसका मैक्सिमम टाइम होता है वो 3 ईयर्स का होता है। मतलब जैसे एक बार में अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो वो 6 महीने तक कार्यरत रहेगा, फिर 6 महीना बढ़ाकर 1 साल किया जा सकेगा, फिर 1 साल में 6 महीना और बढ़ाकर देखते देखते तो मैक्सिमम 3 ईयर्स तक रह सकता है। राष्ट्रपति शासन की यदि हम लोग बात करें
तो 1 साल से ऊपर अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके 2 कंडीशन है। पहला कि वहां पर निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन करवाने में जो है असमर्थता व्यक्त की गई है, और दूसरा यदि देश में या देश के किसी भी कोने में राष्ट्रीय आपातकाल ऑलरेडी लगा है तो भाई उस राज्य में नेशनल इमरजेंसी होने के चलते क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल को बियॉन्ड 1 ईयर किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल का गठन करने का प्रावधान किया गया था? देखो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा वो संविधान संशोधन अधिनियम है जिसने ये प्रावधान किया था कि दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद के गठन को जो है किया जा सकता है, इसके गठन की शक्ति प्रदान की जा सकती है। तो इसके लिए हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसका आंसर बिल्कुल नो होगा। 65 नो, 69 यानी कि जो है यहाँ पर 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली बार दिल्ली को ये शक्ति प्रदान की गई कि वहाँ पर जो मंत्रिमंडल है या वहाँ की जो विधानसभा है उसके लिए जो है निर्वाचन हो सकेगा, सीटों पर जो है चुनाव हो सकेगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? हाल फिलहाल में अगर हम लोग बात करें तो इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर पर 370 की धारा जो है लागू होती थी, लेकिन अब जो है 370 को भी हटा दिया गया है। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन को नहीं हम लोग शामिल करेंगे कि संविधान की धारा 370 किस जो है राज्य पर लागू होती है। अगला पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन की जम्मू कश्मीर का सदर रियासत जो था वो पदनाम कब बदलकर जो है राज्यपाल कर दिया गया था? सीधे सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको जो है इसके आंसर्स को रटना ही पड़ेगा और इसका आंसर है ऑप्शन डी 1965 में। तो 1965 में जो सदर रियासत पदनाम था उसको बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। किसी राज्य विधानसभा, अच्छा यहाँ शब्द देखो राज्य विधानसभा दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली की बात चल रही है। किसी राज्य विधानसभा के न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसकी न्यूनतम संख्या जो है वो लिखी गई है 60। भारत के संविधान का जहां आप लोग आर्टिकल 170 पढ़ेंगे तो वहां पर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें ये लिखा गया है कि राज्य विधानसभा की जो अधिकतम संख्या है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है दैट इज 500 और जो इसका मिनिमम स्ट्रेंथ है दैट इज 60। हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी है, जैसे नागालैंड की बात करें, मिजोरम की बात करें तो वहाँ पर 60 से कम जो है सीटें वहाँ पर अलॉटेड है। लेकिन अगर पूछ रहा है कि इसका न्यूनतम संख्या कितनी रखी गई तो दैट इज 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? मैंने अभी कहा है कि जितने भी आप लोग देख रहे हैं एक ही शब्द याद रखा करो, बदमाश, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इसमें से कोई भी अगर एक ऑप्शन में है, देखो संथाली इसमें ऑप्शन में है, तो संथाली को जो है कब जोड़ा गया था? दैट इज 2003 में। बाकी देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिंधी भाषा पूछेगा तो 1967 में, और मणिपुरी और कोंकणी पूछ रहा है तो ये जोड़ा गया था 1992 में। यहाँ तक की बातें जो आपको साफ साफ समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं भाषा में उल्लिखित नहीं है? अब 8वीं भाषा में क्या उल्लिखित नहीं है? क्या वहां पर सिंधी भाषा है? यस है। नेपाली है, संस्कृत भी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर सिंपल सा 1 लाइनर आंसर है, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। फिर से एक बार इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। और RBI की स्थापना आप सब लोग जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को अंडर द RBI एक्ट ऑफ 1934 RBI की स्थापना की गई थी। और RBI का मुख्यालय हाल फिलहाल में कहाँ पर है? दैट इज इन मुंबई। लेकिन प्रारंभ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था? दैट इज इन कोलकाता। तो इसको भी आप लोग जो है जान सकते हैं भारत में। भारतीय रिजर्व बैंक जो है अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस बात को भी आप लोगों को जानना होगा। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दैट इज 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? दैट इज इन मुंबई। मुंबई इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? अच्छा यहाँ पर प्रारंभिक अवधि पूछा है, अंतिम नहीं। राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि पूछा है तो 6 मंथ का हो सकता है। अगर यहाँ पर प्रारंभिक शब्द के बजाय अंतिम या सर्वाधिक मैक्सिमम अवधि लिखा होता तो फिर उसका जो है हम लोग 3 वर्ष का जो है राइट आंसर कर देते। लेकिन इसका जो राइट आंसर करेंगे आप लोग दैट इज 70, दैट इज द ऑप्शन 3 यानी कि 6 मंथ। 76 आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। देखो भारत में क्या है? संघ राज्य। संघ राज्यों का मतलब ये समझ लीजिए कि जो
यूनियन है, इस यूनियन की यहाँ पर बात चल रही है। और ऑप्शन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, प्रशासन दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, किसी गृह मंत्री के द्वारा, या यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दे रहा है दैट इज प्रशासक के द्वारा। प्रशासक इज द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, संघ राज्यों को प्रशासन करने की जो जिम्मेदारी है वो किस पे है, दैट इज भारत के राष्ट्रपति के पास में। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होगा, संसद का होगा, मंत्री परिषद का होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी प्रशासक का होगा, या फिर प्रधानमंत्री, संसद। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज संसद। संसद के द्वारा जो है इस पर होता है कंट्रोल। हालांकि वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखें तो शासन की बात करें, कंट्रोल की बात करें, नियंत्रण की बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाता है संसद, यानी कि ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था की गई है, और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 131 जो है तय की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और इसका निर्धारण करने का अधिकार जो है किसको है, कोई व्यक्ति है या नहीं है, इसका जो है निर्धारण करने वाले कौन है, दैट इज देश के राष्ट्रपति, भारत के जो है प्रेसिडेंट के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। हालांकि 2020 के बाद जो सीटों के आरक्षण की व्यवस्था थी इसको जो है रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसके आंसर्स की तरफ चलें तो दैट इज आर्टिकल 332 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें विधानसभा, मैं अगेन कर रहा हूँ ये विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, लोकसभा नहीं है, तो विधानसभा में सीटों का जो है आरक्षण किया गया है। वही यदि अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में, वंस अगेन आई रिपीट, यहाँ ऊपर जो है विधानसभा की व्यवस्था करा था और यहाँ जो है लोकसभा की व्यवस्था की बात कराए, तो लोकसभा में जो है सीटों की संख्या की बात करें तो दैट इज इन अंडर आर्टिकल 330 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस संवैधानिक संशोधन ने अधिनियम के द्वारा, कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कि मेघालय जो राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दैट इज मेघालय जो है किसकी स्थापना की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 22nd कॉन्स्टिट्यूशन जो था अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार जो है किसने प्रदान किया था, तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, जिसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में जो है लास्ट ऑप्शन डी को शामिल किया था और उसमें लिखा था कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट लॉ, इज नॉट जो है विधि अंडर आर्टिकल 13(2). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) में लिखी गई विधि शब्द में जो भारतीय संविधान के द्वारा नया अमेंडमेंट लाया गया था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, उसके द्वारा जो है अनुच्छेद 13(4) जोड़ते हुए लिखा गया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। वो जो है अलग व्यवस्था है और यहाँ पर जो है अलग व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर है 24। किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता, एक्चुअली एकता शब्द नहीं सिर्फ अखंडता शब्द जो है इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो राइट आंसर है दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसके द्वारा जो है देखो 3 शब्द, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, दैट इज 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे बढ़े तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था। देखो फंडामेंटल राइट्स की बात चल रही है। फंडामेंटल राइट्स की यदि हम लोग बात करें तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा जो मौलिक अधिकारों की सूची थी उसमें से 7वें अधिकार को हटा दिया गया था और आज वर्तमान में हर भारत के नागरिक, हर जो है व्यक्ति के पास में कुल 6 अधिकार हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता के अधिकार की बात की गई है, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक।
फिर दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तीसरा आता है राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध के जो अधिकार हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अगर हम लोग बात करें, दैट इज दी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर दी माइनॉरिटीज, या अल्पसंख्यक समुदाय के वर्गों के हितों के लिए जो है शैक्षणिक और जो है कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक अधिकारों की बात करता है। और वहां पर प्रारंभ में पहले अनुच्छेद 31 में शामिल था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, यानी कि अब 31 हमारे पास में रहा नहीं। और अनुच्छेद 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 of Indian Constitution, which is also called as the soul of the fundamental rights। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको जो है संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को, या मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा है। तो ये कहां पर थे हमारे पास में? ये थे 44वें संविधान संशोधन ने 7 से घटाकर 6 अधिकार कर लिए। तो संपत्ति का अधिकार आज हमारा मौलिक अधिकार ना होकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में एज अ लीगल राइट, एज अ जो है कह सकते हैं हम लोग विधिक अधिकार के रूप में शामिल है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत की पूर्ति जो है किससे होती है? हालांकि ये सवाल जो है आपके पास वंस अगेन आ चुका है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लेकिन अगर इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3। कुल मिलाकर 67% जो है ये जो है डिपेंड करता है कोयले से, या जो है हमारे पास में क्या है, दैट इज वाणिज्यिक ऊर्जा जो है वो डिपेंड करती है कोयले से, दैट इज 67%। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? मतलब स्टेट लिस्ट से जो है एजुकेशन को हटाकर जो है कहाँ शामिल किया गया था? दैट इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। देखो, जब हमारा ओरिजिनल संविधान बना था 1950 में, तो उस समय क्या था कि जो 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी, इसमें कुल मिलाकर 3 सब्जेक्ट जोड़े गए थे, 3 विषय जोड़े गए थे। सबसे पहला जो था वो था यूनियन लिस्ट, केंद्र की सूची, और 1950 में इसमें 97 सब्जेक्टों को जोड़ा गया था। लेकिन आज इनकी संख्या एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें तो इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 100। हमें प्रेजेंट में याद रखना कि आज इनकी संख्या कितनी, राइट। दूसरा था स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची जो थी, और स्टेट लिस्ट में अगर कुल मिलाकर देखें तो उस समय 66 जो सब्जेक्ट थे ये ओरिजिनल थे। लेकिन अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं कि आज के टाइम में कितने, तो इनकी संख्या घटा दी गई, 5 इसमें से हटा दी गए और इनकी संख्या 61 रह गई। और वो जो 5 हटाए थे वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हटाए गए थे। और जो तीसरी सूची आती है दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची जो है। तो कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जाए तो कॉन्करेंट लिस्ट में प्रारंभ में अगर हम लोग बात करें तो 47 सब्जेक्ट उस समय हुआ करते थे, यानी कि 47 विषय इसमें हुआ करते थे। और ये जो 5 हटाए गए थे 66 में से, उनको शामिल कॉन्करेंट में किया गया। तो इनकी संख्या अगर मैं आज की बात करूं, एट प्रेजेंट अगर इसकी बात करूं, तो एट प्रेजेंट इनकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो चुकी है? दैट इज 52 हो चुकी है। तो अब हमारे पास में कुल मिलाकर जो है यहाँ पर इनकी संख्या कितनी रह गई है? दैट इज 52 जो है संख्या रह गई है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर दैट इज पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, और तीसरा था इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। तो इन 3 शब्दों के साथ में जो है जोड़ा गया था भारत के संविधान में। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? अच्छा, लागू होने की डेट पूछ रहे हैं तो 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थे वो भारत में कार्यरत हो चुके थे। हालांकि 1992 के अधिनियम के अंतर्गत इनको जो है कह सकते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन प्रदान किया गया था। लेकिन अगर इस अधिनियम की शुरुआत की बात करें कि नियम कब से लागू हुआ, तो 24 अप्रैल। इसीलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? हु इज कंसिडर्ड एज दी फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? सो ऑप्शन इज वेरी सिंपल, दैट इज MS स्वामीनाथन जी। तो MS स्वामीनाथन जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्वेश्चन ये है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा, एक चीज याद रखना, जिस समय उद्घोषणा हुई है, जिस समय जो अनाउंसमेंट हुआ, उद्घोषणा हुई है, उस समय की हम लोग बात करें तो उद्घोषणा के समय इसके जो थे उसमें कौन थे? दैट इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पहले राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें
62 से लेकर जो 1967 तक का हमारे पास में आपातकाल था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी जो है इसमें शामिल थे। पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? राम, कृष्ण, विष्णु, ठीक है, या फिर कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कृष्णा, सुभद्रा एंड बलराम। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपने राइट जो है कथन राइट जो है ऑप्शन चूज करना है। यह एक मौलिक संविधान है, या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या उपरोक्त सभी कथन गलत है। नहीं, ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। वी कैन से दैट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बोरोविंग्स बैग। भारत का संविधान जो उसको बोरोविंग्स बैग या उधार का थैला भी कहा जाता है, विच मीन्स कि ये जो है दूसरे देशों से कहीं ना कहीं क्या है लिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में भारतीय संविधान किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन है नम्य, नम्य इज फ्लेक्सिबल। दूसरा है अनम्य, अनम्य इज रिजिड। तीसरा है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी विशेषता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें हम लोग सामान्य बहुमत के द्वारा जो है संविधान में परिवर्तन ला सकते हैं, और कुछ ऐसे कि विशेष बहुमत के बाद ही संविधान में परिवर्तन ला सकते हैं। तो नम्यता अनम्यता दोनों का भाव है। नम्यता का भाव हमने ब्रिटेन से लिया और अनम्यता का भाव हमने जो है अमेरिका से लिया है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है या लचीला है, या ना ही कठोर है ना ही लचीला है? कुछ जो है कठोर है और कुछ लचीला है। तो पार्शियली जो है रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, दैट इज द आंसर। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत में जो है राष्ट्रपति कौन थे? सेकंड आपातकाल के समय हम लोगों से पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे। अब देखो यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बीवी गिरी। बीवी गिरी जी जो थे, इनके समय क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी, लेकिन उद्घोषणा के समय हम लोगों ने ये कहा जैसे उद्घोषणा खत्म होगी तो उसके बाद में जो नाम आता है, मतलब समापन के समय अगर पूछेगा, तीसरे आपातकाल के समय पूछेगा तो वो कौन थे? दैट इज फखरुद्दीन अली अहमद। ये तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के प्रधानमंत्री थे। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के प्रेसिडेंट थे, देश के राष्ट्रपति थे। बस ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है 96 का, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल की, राज्य संवैधानिक आपातकाल की, या वित्तीय आपातकाल की? तो राष्ट्रीय आपातकाल की होता है राज्य संवैधानिक आपातकाल में राष्ट्रपति शासन, और जो है इसमें वित्तीय शासन, यानी कि ये सभी के सभी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन जो है मैंने कई दफे आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा बोल रहा है, मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल न होकर राष्ट्रपति शासन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, दैट इज अंडर आर्टिकल 356 जो है 20 जून 1951 को पहली बार जो उद्घोषणा हुई थी पंजाब राज्य से। तो ये आपको आंसर याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो भारत के संविधान के, अच्छा वित्तीय आपातकाल पूछा है, सॉरी, तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 360 के अंतर्गत कर सकता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर चुका है? 3 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1 बार नहीं, कभी भी नहीं, यस। आज तक कभी देश में जो है ऐसी कंडीशन आई ही नहीं कि जहां पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाए। तो अभी तक जो है देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं हुई। हालांकि वित्तीय संकट जो है 1991 में जो है आया था, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सुझाव के बाद भारत देश ने एलपीजी के सिद्धांत को स्वीकार किया था। लिबरलाइजेशन दैट इज उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो वैश्वीकरण था, इसको स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने जो वित्तीय संकट जो आया था भारत देश के ऊपर, उसको जो है टाल दिया था। तो ये हमारे जो है कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो गए इंडियन पॉलिटी से। पार्ट 1 ऑलरेडी जो है अपलोडेड है, पार्ट 2 यहाँ पर आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पूछा कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोग जो है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, ऑल द बेस्ट टू योर एग्जाम।